चलती है संस्था, पैसे कहाँ से लाती है और कैसे लोगों को मदद करती है। इसके लिए मैं उदाहरण लूंगा एक हॉस्पिटल का। मैं हॉस्पिटल का इसलिए उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि हर कोई हॉस्पिटल कभी ना कभी गया है और वहाँ की परिस्थिति के साथ दो चार हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए अब मान लीजिए मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, यानी मैं डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, ईसीजी किया और हार्ट के सारे चेकअप करने के बाद बताया कि देखिए आपको हार्ट अटैक आ सकता है, इसके लिए आप बाईपास सर्जरी करवा लीजिए, आप अपना इलाज करवाइए, नहीं तो कभी भी हार्ट अटैक आएगा और आप इस दुनिया से चले जाइएगा। ये तो मेरी जान पे बनाई कि नहीं बनाई, कृपया शांति बनाए रखें। सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल की तरफ गया और पता किया कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन करने में, बाईपास सर्जरी करने में कितने पैसे खर्च होंगे। क्या किसी को अंदाज है या कभी यहाँ पर कोई बैठे हैं, हमारे कोई सज्जन यहाँ पर ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हैं कि हार्ट का बाईपास सर्जरी अगर करवाना हो किसी हॉस्पिटल में तो कितने पैसे करीबन खर्च हो जाएंगे? क्या किसी को अंदाज है? 5 से 7 लाख। 5 से 7 लाख। चलिए ठीक है। अब मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास 5 से 7 लाख रुपया नहीं है। मेरी परिस्थिति को समझिए आप लोग। 5 से 7 लाख मेरे लिए बहुत बड़ा फिगर है। मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास जो जमीन थी उसे बेचना पड़ेगा, मेरे पास अगर घर है तो उसको बेचना होगा, अगर मेरी पत्नी के पास जेवर है तो वो तो बोले कि इस जेवर को बेच दीजिए लेकिन हार्ट का सर्जरी करा दीजिए। होगा कि नहीं होगा? होगा? यस, एकदम होगा। ये परिस्थिति इसलिए आएगी क्योंकि जब ऐसा होगा तो हमारी जान पे बनाएगी और हम क्या करेंगे? 5 से 7 लाख रुपया कहीं से भी। वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कारोबार करती है, तो वो नर्सिंग होम वाला, वो हॉस्पिटल वाला जो आपसे 5 से 7 लाख रुपया ले करके आपका इलाज किया, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। उसने पैसे लगाए थे, उसने जमीन खरीदी थी, उसने बहुत बड़ा सा नर्सिंग होम बनाया था, उसने आईसीयू यूनिट बनाया, उसने एसी लगाया, उसने डॉक्टर को रखा, उसने सिस्टर को रखा, उसने बहुत सारी मशीनें लगाई और सारी व्यवस्थाओं को आपके लिए दिया इसलिए कि वो कमा सके। वो कमाने के लिए आया है, समाज सेवा करने नहीं आया। इसीलिए जब 5 से 7 लाख खर्च होता है आपका, तो सारे खर्चों को काटने के बाद उस हॉस्पिटल के मालिक को हो सकता है 50,000 1 लाख रुपया बचे कि नहीं बचे। और इसी संदर्भ में हर कोई काम करता है। तो मैंने एक उदाहरण उठाया हॉस्पिटल। अब एक संस्था है, एक एनजीओ है और वो एनजीओ है बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। वो एनजीओ मेडिकल के क्षेत्र में काम करती है, यानी वैसे लोग जिनको दिल की बीमारी हो गई है, जो परेशान हैं, जो गरीब हैं, जो आशा आपके साथ, आपके पति जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो हॉस्पिटल कहती है कि आप आ जाओ मेरे पास, हम आपका इलाज करेंगे, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इलाज करेंगे, सबसे बेहतरीन फैसिलिटी देंगे, सबसे बेहतरीन। डॉक्टर बहुत परेशान थे उस समय, आपके आत्मा से, उस समय आपके दिल से जो आवाज निकली, जो प्यार निकला, जो दुआ निकली, वो दुआ उसको स्वर्ग की तरफ लेकर के चला जाएगा कि नहीं जाएगा? बेशक। तो बदले में क्या मांगा आपसे उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ दुआएं मांगी और कुछ नहीं मांगा। और आपके साथ जो अटेंडेंट गए, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, उनको भी रहने का, खाने का, पीने का पूरा व्यवस्था वो हॉस्पिटल देता है। उस हॉस्पिटल का नाम है श्री सत्य साई ट्रस्ट। समझ पाए? इस नाम को याद रखिएगा। कोई भी ऐसा मिल जाए तो कम से कम उनको ये नाम बता दीजिए, श्री सत्य साई ट्रस्ट। गूगल में सिर्फ लिखना है श्री सत्य साई ट्रस्ट और आपको उस हॉस्पिटल का पता मिल जाएगा। आप उनको कह दें कि चले जाएं, क्यों जमीन बेचते हैं, क्यों जेवर बेचते हैं, क्यों कर्ज मांगते हैं, चले जाएं। हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है, पहुंच जाए वहां पर, सारा पैसा बच जाएगा। सवाल आपसे है कि अगर ऑपरेशन करने पर मान लीजिए
कि 7 लाख रुपया खर्च है। मैं ये उम्मीद करूं 7 लाख नहीं 3 लाख ही खर्चा होता है, जेन्युइन खर्चा। तो ये हॉस्पिटल आपके लिए पैसा कहां से लाया? कहां से लाया आपके लिए वो 3 या 4 लाख रुपए? उसने डॉक्टर को पैसे कैसे दिए? उसने नर्स को पैसे कैसे दिए? उसने आपके लिए दवाएं कैसे लाई? उसने उस आईसीयू यूनिट का खर्चा कैसे उठाया? उसने वो सारी के सारी व्यवस्थाएं जो आपके लाए, तो वो पैसे कहां से लाए? एक पेशेंट के ऊपर अगर 3-3 लाख का खर्च है, तो एक दिन में उस हॉस्पिटल में हजारों पेशेंट का इलाज किया जाता है। तो ये करोड़ों रुपए उस हॉस्पिटल वाले के पास कहां से आए? इसका है वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, उन बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं, उन बच्चों का भी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, उन बच्चों के लिए भी मार्केटिंग करते हैं, उन बच्चों को खाना खिलाते हैं, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं। घर में आपके 2-4 बच्चे हैं तो आप परेशान हैं कि बाप कितना खर्चा होता है। उनसे पूछिए उस अनाथ आश्रम वाले से, वो 50-100 बच्चे के लिए पैसे कहां से लाते हैं? क्या आपको ये सवाल का जवाब पता है? नहीं पता। बस इतना ही पता है कि मदद मिलती है। हमारी भी संस्था उन्हीं संस्थाओं के तहत एक संस्था है जहां पर बेरोजगारों को मदद करते हैं। तो दरअसल संस्थाओं को पैसा दान के माध्यम से आता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डोनेशन कहते हैं। दान, डोनेशन, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे अनाथ आश्रम हो, या हमारी संस्था सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के नाम पे डोनेशन में, दान में पैसा आता है। और ये 5 माध्यम से आता है। 5 माध्यम से ये पैसा आता है। पहला उनके सदस्यों के द्वारा आता है। हर संस्था के सदस्यगण होते हैं, चाहे वो मंदिर हो संस्था के सदस्य, चाहे वो मस्जिद हो संस्था के सदस्य, चाहे वो धर्मशाला हो उसके सदस्य, चाहे वो हॉस्पिटल हो उनके अपने सदस्य, चाहे वो अनाथ आश्रम हो उनके सदस्य लोग चंदा देते हैं। और इन चंदे के पैसे को जमा करके एक माध्यम है कि दान में पैसा जमा किया जाए और लोगों को मदद की जाए। ये पहला माध्यम है। दूसरा जो माध्यम है वो अमीर आदमी से मिलता है। अमीर आदमी किसे कहते हैं? वैसे लोग जो इनकम टैक्स देते हैं। संस्थाओं में एक नियम है, सरकार ने ये नियम बनाया है। सरकार ने कहा है कि संस्थाएं समाज के लिए काम कर रही है। संस्थाएं जितनी भी हैं, चाहे वो बेरोजगारों को मदद करने का काम करे, या अनाथ बच्चों को मदद करने का काम करे, या फिर ऐसे लोगों को मदद करने का काम करे जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो सरकार ने नियम बनाया है कि अगर कोई अमीर आदमी है और वो इनकम टैक्स में छूट जाता है, बचाना चाहता है इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आप जाइए संस्था में दान दीजिए, डोनेशन दीजिए और डोनेशन वाला रसीद हमको दिखाइए, हम आपको इनकम टैक्स में छोड़ देंगे, क्योंकि संस्था समाज के प्रति उत्तरदायी है, काम कर रही है, तो आप उनको मदद कीजिए, हम आपको इनकम टैक्स में छोड़ देंगे। ये दूसरा माध्यम है पैसा आने का। तीसरा माध्यम है खुद सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर साल अपने बजट में समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत फंड रेज करती है, यानी बजट लेके आती है कि इस साल समाज सेवा के लिए हम लोग इतने करोड़ों रुपया रखे हैं और समाज के लिए खर्च करेंगे। और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ एनजीओ को दिए जाते हैं, यानी हमारे जैसे समाज सेवी संगठनों को दिए जाते हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, जो अनाथ बच्चों के लिए काम किए हैं उनको पैसे दिए जाएं, हम बेरोजगारों के लिए काम करते हैं तो हमें भी पैसे मिलते हैं, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ये तीसरा माध्यम। चौथा माध्यम जो पैसे के मदद मिलने का है वो कॉर्पोरेट के द्वारा। कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? कॉर्पोरेट वैसे व्यवसायी जो बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, जैसे कोई कोयला निकाल रहा है, उसका नाम है MPL, मान लीजिए माइथन पावर लिमिटेड, BCCL, CCL, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिंदल इलेक्ट्रो स्टील, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कॉर्पोरेट के। यानी ऐसे कॉर्पोरेट जो पूरे साल भर में 5 करोड़ रुपया से ज्यादा कमाते हैं। सरकार ने कहा है कि चूंकि आप इतना पैसा कमाते हैं तो अपनी कमाई का 2% एनजीओ को दान दें या समाज सेवा कीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके कॉर्पोरेट में ताला मार देंगे। इसकी वजह से संस्था के जितने भी बजट हैं तो बहुत सारे कॉर्पोरेट के द्वारा ये मदद राशि पैसे पहुंचते हैं और इन पैसों को जमा करके संस्था
समाज सेवा का काम करती है। ये चौथा माध्यम मैंने बताया। पहला माध्यम सदस्यों के द्वारा, दूसरा माध्यम इनकम टैक्स पेयर के द्वारा, तीसरा माध्यम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, चौथा माध्यम कॉर्पोरेट के द्वारा और पांचवा माध्यम है विदेशी चंदा यानी फॉरेन फंडिंग। हमारे विदेश में, यूके में, यूएस में, गल्फ कंट्री, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, जितने भी नाम ले, जो अमीर कंट्री हैं वो लोग समाज सेवा के लिए पैसा देते हैं। और ये पैसा करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों में देते हैं कि जाइए गरीबों की मदद कीजिए, जाइए बेसहारों को मदद कीजिए, हम आपको पैसे देते हैं। और मैंने जिस अभी उदाहरण को आपके सामने रखा, ये पांचों फंड यानी श्री सत्य साईं ट्रस्ट को ये पांचों फंड मिलता है। ये पैसे को जमा करते हैं और आपका हार्ट का ऑपरेशन, आपका इलाज करते हैं। बस आपसे कहते हैं आशीर्वाद दीजिए, हम आपका इलाज करेंगे। तो सवाल यही है और जवाब भी यही है। तो उम्मीद करते हैं कि